हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 8 की स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी प्रकर हिंदी कार्यपुस्तिका की सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारे सॉल्यूशन देख लिए हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे कार्यपत्रक 79 79 से कंटिन्यू। सबसे पहले कार्यपत्रक 79 देखेंगे, जिसमें है पठित सामग्री पर अपने विचार व्यक्त कर पाना। तो यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट है, भगवान की डाकिए कविता की उन 4 पंक्तियों को लिखिए जो आपको पसंद है। आपने ये चैप्टर तो देखा ही होगा, अगर नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें हमने चैप्टर के सार के साथ साथ कठिन शब्दार्थ और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन को डिफाइन किया है, समझाने की कोशिश की है। तो एक बार जरूर से चेकआउट करें आप हमारे अपलोडेड जो चैप्टर्स हैं आपके सब्जेक्ट हिंदी के। फर्स्ट क्वेश्चन है, भगवान की डाकिए आपको कविता की उन पंक्तियों को लिखना है जिसमें आपको जो पसंद है, जिनकी 4 लाइनें आपको जो पसंद है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। जैसे मुझे पसंद है, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो ये कितनी अच्छी बातें कही गई हैं। जहाँ पर हम बाउंड्रीज, हमारे देशी सीमाओं पर लड़ते हुए नज़र आते हैं, तो वहाँ पर पास में ही जो पौधा है, जो सुगंध वाला पौधा है, वो उस सीमा के उस पार उस सुगंध को भेजता है। यहाँ पर जो भाप बनती है वो वहाँ पर जाकर की बारिश में बदल सकती है, वहाँ की जो भाप है वो यहाँ पर बारिश में बदलती है। तो क्यों लड़ा जाता है, क्यों लड़ते हैं? तो यहाँ पर इस चीज़ को बहुत डिफाइन किया गया है बहुत अच्छे से। तो ये मुझे लाइन बहुत अच्छी लगती है। सेकंड क्वेश्चन है, बताइए ये पंक्तियाँ आपको क्यों पसंद है। तो इन पंक्तियों में भाव है कि प्रकृति देश विदेश में भेदभाव नहीं करती। एक देश में जो सुगंध है वह दूसरे देश में पहुँचती है। एक देश में बनी भाप, पानी की भाप दूसरे देश में पानी के रूप में बरस जाती है। तो प्रकृति ने भेदभाव नहीं किया है, जो बनाया है वो मनुष्य ने बनाया है, सीमाएं मनुष्य ने बनाई हैं, और उसी के कारण आज जो लड़ाई हो रही है वो लड़ी जा रही है। भगवान की डाकियों की लाई चिट्ठियों को कौन पढ़ते हैं तथा इनमें क्या संदेश बढ़ते हैं। तो पक्षी और बादलों द्वारा लाई चिट्ठियों को मनुष्य के अलावा प्रकृति के विभिन्न अंग, पेड़ पौधे, तालाब, नदियां, सागर और पहाड़ पढ़ते हैं तथा प्रेम, सद्भाव, एकता व भाईचारे का संदेश पढ़ते हैं। आपने देखा पक्षियां, जैसे बहुत ऐसे पक्षी होते हैं, प्रवासी पक्षी, जो एक देश से दूसरे देश में बेहिचक जाते आते हैं। तो वो एक तरीके से इस जो कविता है इसमें भगवान की डाके का रूप बताया गया है पक्षियों को। इसी तरह से बादल देखिए, एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो उन्हें तो कोई रोकने वाला नहीं होता है, वो अपने स्वतंत्र विचरण करते हैं। तो यहाँ पर ये भगवान के डाके के रूप में है, जहाँ बस एक मनुष्य ही है जो लड़ता है आपस में बाउंड्रीज के लिए, सीमाओं के लिए, पर जो प्रकृति है वो नहीं लड़ती है, वो अपनी हर जगह को एक समान मानती है। तो यहाँ पर ये जो चिट्ठियाँ हैं उनको बताया गया है, जैसे तालाब, नदियाँ, सागर, पहाड़, पेड़ पौधे। जरूरी नहीं है कि हमारे देश में जो नदी बहती है वो दूसरे देश में नहीं जाती है, दूसरे देश में भी बहकर निकलती है, तो उससे तो कोई नहीं रोकता। बट जो मनुष्य हैं वो लड़ते रहते हैं आपस में। तो यहाँ पर इन्हीं चीज़ों को जो है चिट्ठियों को पढ़ने वाला बताया गया है, भगवान के डाके के रूप में बताया गया है। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 79 का सॉल्यूशन। आप देखेंगे कार्यपत्रक 80, जिसमें है एक पद्यांश जिसे पढ़ना है और लिखे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने, स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी, विहग बंदी और चारण कर रहे कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी, आ रही रवि की सवारी। तो यहाँ पर ऊपर लिखी कविता को एक शीर्षक देना है, जो कि हो जाएगा, जैसे रवि की सवारी के बारे में बताया गया है। ठीक है, रवि की सवारी यानी रवि, यहाँ पर सूरज को बताया गया है, सूरज की सवारी यानी सूर्योदय। विहग बंदी और चारण किसका गुणगान कर रहे हैं? सूरज का। विहग पक्षी का पर्यायवाची है, तो यहाँ पर वो उसी का गुणगान कर रहे हैं। पक्षी चहचहाने लगते हैं सूर्योदय होते ही। आपने उगते हुए सूर्य को अवश्य देखा होगा। उगते हुए सूर्य की आभा व दृश्य का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। जब सूर्य उगता है तब आकाश का रंग सुनहरी लाल हो जाता है, वह सूर्य लाल फल या गेंद की तरह दिखाई देता है। रवि की पर्यायवाची लिखें। तो यहाँ पर रवि के पर्यायवाची लिखेंगे, सूर्य, दिनकर, प्रभाकर, सूरज, भास्कर। अनुचर में है अनुधनचर, आदेश के अनुसार आचरण करने वाला सेवक। आप भी नीचे दिए गए शब्दों को इसी प्रकार स्पष्ट कीजिए। नभचर, नभधनचर, नभ में विचरण करने वाला पक्षी। जलचर, जलधनचर, जल में रहने वाला, जैसे मगर। निशाचर, निशाधनचर, रात को विचरण करने वाला, जैसे चमगादड़। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपको
स्पष्ट करना था। तो आप शब्द भी लिख सकते हैं, यहाँ पर मैंने शब्द नहीं लिखे हैं बट मैंने बोल के बताए हैं, तो आप उन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 80 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 81 81। यहाँ पर आपको कहानी दे रखी है जिसे रीड आउट करना है और कहानी को बढ़ाना है आगे, और अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो क्वेश्चन के आंसर भी करने हैं। तो कहानी को रीड आउट करेंगे। एक बकरी चरने के लिए जंगल गई, सामने बाघ आ गया। बकरी पहले तो घबराई, फिर हिम्मत जुटाकर बोली, अगर मुझे न खाओ तो मैं तुमको सच्ची बातें बताऊंगी 3। बाघ बकरी की बात मान गया। बकरी बोली, पहला सच, अगर तुम मुझे न खाओ और यह बात दूसरे बाघों को जाकर बताओ तो वे तुम्हारी बात को झूठा मानेंगे, सच है ना? बाघ बोला, एकदम सच है। दूसरा सच बताओ। बकरी बोली, अगर तुम मुझे न खाओ और मैं यह बात दूसरी बकरियों को बताऊं तो वो मुझे झूठा समझेंगी, सच है ना? तो बाघ बोला, हाँ ये भी सच है। तीसरा सच बताओ। बकरी बोली, तीसरा सच ये है कि तुम्हारा पेट भरा है, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं अब तक तुम्हारे पेट में होती। सुनकर बाघ को हंसी आ गई। बोला, बिल्कुल सच्ची बात है, तुम बहुत बुद्धिमान हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। बकरी की मित्रता कैसे संभव है? बकरी बोली, बाघ और बकरी की मित्रता कैसे संभव है? कहाँ आप शक्तिशाली मांसाहारी जीव और कहाँ मैं निर्बल सी शाकाहारी जीव। बाघ बोला, नहीं, शक्ति से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, बुद्धि शक्ति से बड़ी है, तो मैं तुमसे प्रभावित हो गया हूँ, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तो इस तरह से आपको ये कहानी आगे बढ़ानी थी। आप इस कहानी को क्या नाम देना चाहते हैं? कोई 2 नाम सोच करके बताइए, जैसे बुद्धिमान बकरी और बाघ। ठीक है, तो बकरी और बाघ की यहाँ पर बात हुई है, तो यहाँ पर ये शीर्षक दे सकते हैं, बकरी और बाघ। नीचे दिए गए वाक्य में उपयुक्त जगह पर विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। बाघ बोला, एकदम सच है। दूसरा सच बताओ। बाघ बोला, इनमें बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमास बोलते हैं इनको, एकदम सच है पूर्ण विराम। दूसरा सच बताओ, पूर्ण विराम, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये डन होता है कार्यपत्रक 81 कार्यपत्रक 81 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 82 वर्कशीट 82 का सॉल्यूशन, 82 का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, आपने साइकिल चलाना किससे और कैसे सीखा? लिखिए। मैंने साइकिल चलाना बचपन में अपने माता पिता व भाई से सीखा। जैसे जैसे छोटी साइकिल को वह चलाता था, नकल करके मैं भी चलाता था। साइकिल चलाना सीखने के बाद आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आए? लिखिए। साइकिल चलाने से आसपास के बाजार से कुछ सामान लाना हो तो मैं तुरंत सामान लाकर दे देता हूँ। अपने मित्रों के घर ट्यूशन पढ़ने साइकिल से जाता हूँ। साइकिल से प्रदूषण भी नहीं होता है। महिलाओं के जीवन में साइकिल चलाने से जो आत्मविश्वास जगा, उसके जीवन में क्या क्या उनके जीवन में क्या क्या बदलाव हुए? लिखिए। तो आपने साइकिल तो देखा ही होगा, साइकिल जो महिलाओं द्वारा आंदोलन जो है, आपके चैप्टर है साइकिल की यात्रा, तो वहाँ पर उस चैप्टर को बहुत गहन अध्ययन करेगा। बहुत सुंदर चैप्टर है, जिस तरह से महिलाओं ने आंदोलन किया साइकिल के लिए, तो उसी से रिलेट यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। महिलाओं में साइकिल चलाने से जो आत्मविश्वास जागा है, उसके कारण महिलाएं बाजार जाना आना, लघु उद्योग का कार्य करने लगी हैं। वे आत्मनिर्भर बन गई हैं। अब तो स्कूटी, कार और साइकिल भी चलाने लगी हैं। आपके स्कूल में इस साइकिल से आने वाले किसी एक बच्चे से बात करते हुए उसके साइकिल चलाने के अनुभवों को बताइए। तो आपको किसी भी जो आपका फ्रेंड साइकिल लेकर आता है स्कूल से, उससे पूछना है कि उसे क्या अनुभव होता है, क्या रास्ते में होता है उसके संग में। तो वह स्कूल आने के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहता, वह कम समय में स्कूल पहुंच जाता है, विद्यालय पहुंच जाता है। बाहर जाने में डर नहीं लगता है। साइकिल चलाते समय स्वच्छंदता और आनंद की अनुभूति होती है ना, खुले आसमान में विचरण करते हुए। शरीर स्वस्थ रहता है क्योंकि व्यायाम भी होता है, पैरों का कसरत होता है। स्कूल जाने आने में पैसों की बचत होती है और पैसे भी खर्च नहीं होते, और फ्री में हम स्कूल जाते आते हैं उससे। तो ये चीज़ें अनुभव के आधार पर लिखी है। आपको इसके अलावा भी जो भी मिले अनुभव आपके फ्रेंड के द्वारा, तो आप बता सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये डन होता है वर्कशीट 82 कार्यपत्रक 82 का सॉल्यूशन। साथ ही हमने देखा कार्यपत्रक 81, कार्यपत्रक 80, कार्यपत्रक 79। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर कोई भी वीडियो मिस हो गया है आपका इससे पहले की वर्कशीट का, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। तो इसी तरह जुड़े रहें नए नए वीडियोस देखने के लिए। आपसे आपकी जो कक्षा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस है उन्हें देखने के लिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।